हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वित्तीय प्रशासन बजट के बारे में। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बजट वित्त प्रशासन महत्वपूर्ण अंग है। वह उसका जीवन आधार या जीवन रक्त लाइफ ब्लड है। प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति जुड़े हैं। वस्तुतः प्रशासनिक इंजन का ईंधन वित्त है। ठीक है, यानी प्रशासन में जो भी कार्य होता है, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, उस पर खर्च जो होता है वो सब बजट पर ही आधारित होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि प्रशासनिक इंजन का ईंधन वित्त है। वित्त यानी पैसा है। ठीक है। फाइनेंस पहले का परिचालन दूसरे के बिना असंभव है, यानी प्रशासन का संचालन, प्रशासन को चलाना वित्त के बिना, धन के बिना असंभव है। एल.डी. वाइट के शब्दों में प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उससे वैसे ही अपृथक्करणीय होता है जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। शासन का कोई भी काम वित्त के अभाव में पूरा नहीं हो सकता। शासन की नीतियाँ तथा योजनाएं तब तक निरर्थक है जब तक उनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध न हो। अतः वित्त को लोक प्रशासन की चालक शक्ति, मोटिव पावर कहा जा सकता है, क्योंकि वित्त के बगैर लोक प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता। जिस प्रकार एक मोटर कार बिना पेट्रोल अथवा डीजल के नहीं चल सकती, उसी प्रकार सरकार भी बिना वित्त के कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए विलोबी ने कहा है, कुशल शासन की समस्या में अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं। बजट का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने के विशिष्ट साधनों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि यह कहा जाए कि वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करती है तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाती है। जो सरकार इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करती है, वह अपने नागरिकों की आर्थिक और भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। एलन विलियम्स ने बजट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने यानी चलाने का केंद्रीय बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बजट राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का साधन मात्र थे, किंतु वर्तमान में बजट किसी राष्ट्र के आय व्यय को संतुलित करने का ही कार्य नहीं करते, अपितु वे अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है और नए आर्थिक चिंतन और नूतन परीक्षणों का श्री गणेश करते हैं। इनमें सरकार की नीति एवं देश की आर्थिक परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती है। बजट किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण, दीपक और दिग्द्योतक यंत्र के 3 प्रकार के कार्य करता है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति की मुख आकृति को वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार किसी देश का बजट उस देश की आर्थिक स्थिति का सच्चा प्रतिबिंब होता है। बजट दीपक की भांति राष्ट्र द्वारा अनुसरण किए जाने वाले वित्तीय पथ को आलोकित करता है, किंतु बजट का इससे भी बड़ा कार्य उस दिशा को बताना है जिस दिशा की ओर राष्ट्र को अग्रसर होना है। नेहरू के शब्दों में बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बजट कई कारणों से प्रशासकों, विधायकों एवं नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रशासन करने वाले सरकारी अधिकारी बजट की सहायता से ही विभागों का प्रशासन समुचित रीति से कर सकते हैं। बजट
विधायिका को देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण और अंकुश रखने का साधन प्रदान करता है। बजट नागरिकों और करदाताओं के लिए भी अतीव उपयोगी है, क्योंकि इससे नागरिकों को यह पता चलता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितना रुपया व्यय किया जा रहा है, सरकार को किस स्रोत से कितनी आमदनी होती है और वह इस आमदनी का किस प्रकार व्यय करती है और इनसे कौन से उद्देश्य पूरे कर रही है। डॉक्टर बर्कहेड के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के आर्थिक उत्कर्ष में बजट पद्धति ने बड़ा सहयोग दिया है और इससे उनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है। बजट के कार्य, बजट फंक्शंस। बजट के माध्यम से ही सरकार अपनी योजनाओं को क्रियात्मक रूप देती है तथा मुख्य रूप से जो कार्य पूरी करती है इस प्रकार है। पहला कार्य राष्ट्रीय वित्त का सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोग, प्रशासन एवं उपयोग करना है। दूसरा कार्य, बजट का दूसरा कार्य है सार्वजनिक आय व्यय की विभिन्न मदों का विस्तृत विवरण वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाना। बजट का तीसरा कार्य स्वीकृत बजट के अनुसार कार्यपालिका को इकट्ठा करने और आवश्यक व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति देना है। चौथा कार्य सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना है। एक स्वीकृत बजट प्रशासक को यह बताता है कि उसे किस प्रकार की वित्तीय परिस्थितियों में कार्य करना है और किन योजनाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे प्रयास करना है। पांचवा कार्य बजट द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का सिंहावलोकन करना है। छठा कार्य बजट द्वारा नवीन नीति का निर्माण करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए कार्यों का ऐसा वितरण प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर अगले वर्षों के लिए नीति संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। सातवां कार्य बजट द्वारा विभिन्न विभागों पर इस विषय में मार्गदर्शन करना है कि उन्हें इस वर्ष कौन से कार्य कितनी धनराशि की सीमा के भीतर रहते हुए करने हैं। बजट अर्थ एवं परिभाषा। बजट मीनिंग एंड डेफिनेशन। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले में से निकाला, तो उनका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया, द बजट ओपन्ड नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा है। समझ में आया? बजट जो शब्द है कहाँ से आया है? ये फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। 1733 ईस्वी में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले में से निकाला, तो उनका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया, द बजट ओपन्ड नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, पब्लिश की गई। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा है। ठीक है। कुछ लेखकों ने बजट की परिभाषा अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों के विवरण मात्र के रूप में की है। कुछ अन्य लेखकों ने बजट को राजस्व तथा विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है। प्रथम अवधारणा अमेरिकन विद्वानों में सामान्यतया पाई जाती है, जबकि दूसरी अवधारणा यूरोपियन विद्वानों में, विशेषता फ्रेंच लेखकों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए लेनॉय ब्यूलियो ने बजट की परिभाषा इस प्रकार की है: बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। रेन स्टोम के शब्दों में बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। जी गेज के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्व अनुमान तथा अनुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश अथवा
प्राधिकरण है। इन परिभाषाओं की आलोचना करते हुए विलोबी कहते हैं कि ये लेखक बजट की आधुनिक अवधारणा से बहुत दूर थे और उन्हें वित्तीय संगठन में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका की कोई जानकारी नहीं थी। इन परिभाषाओं में कम से कम 2 दोष हैं। पहला, इनमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि बजट में विगत संक्रिया पोस्ट ऑपरेशन तथा वर्तमान दशाओं के साथ ही साथ भविष्य के प्रस्तावों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। दूसरे, इनमें बजट और राजस्व तथा विनियोग अधिनियम में कोई अंतर नहीं माना गया है। इन दोनों के बीच भेद करना आवश्यक है क्योंकि ये अलग अलग क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। बजट प्रशासन के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जबकि राजस्व तथा विनियोग अधिनियम व्यवस्थापिका के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। बजट सरकार की आय तथा व्यय का विवरण मात्र नहीं है। विलोबी के शब्दों में इस प्रकार बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है। वह एक साथ ही एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए। वो एक ऐसा प्रलेख अथवा दस्तावेज है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय स्वीकृत करने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है कि अपने और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार की, सरकारी कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है और इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा करती है और बतलाती है कि उस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। बजट चूंकि वित्तीय और कार्य प्रबंध का एक प्रभावकारी साधन है, इसलिए उसे बजट निर्माण के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। बजट निर्माण के कोई नपे तुले सिद्धांत नहीं है, किंतु प्रमुख देशों के लंबे अनुभव के आधार पर ये सिद्धांत बनाए गए हैं। कार्यपालिका के दायित्व का सिद्धांत। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, अतः यह निधियों की आवश्यकता के संबंध में कहीं अच्छी तरह बता सकती है। इसलिए बजट बनाने का कार्य बहुत कुछ मुख्य कार्यपालिका पर निर्भर होना चाहिए, परंतु बजट बनाने का कार्य एक लंबा एवं बड़ा कार्य है, इसलिए उसे विशिष्ट निकायों द्वारा सलाह व सहायता दी जानी चाहिए। भारत में वित्त विभाग बजट बनाने में मुख्य कार्यपालिका को सहायता देता है। संक्षेप में, सरकार में यह सिद्धांत कार्यपालिका की सिफारिश के बिना मंजूरी के लिए कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यह धारणा इस सिद्धांत को भी स्पष्ट करती है कि बजट बनाना कार्यपालिका का कार्य है और कार्यपालिका को ही बजट तैयार करना चाहिए। प्रचार अथवा प्रकाशन। बजट जनता के लिए बनता है, जनता उससे प्रभावित होती है, अतः यह परम आवश्यक है कि बजट को कई चरणों अथवा अवस्थाओं से गुजरना होता है। कार्यपालिका द्वारा बजट बनाया जाना तथा व्यवस्थापिका के समक्ष रखा जाना, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यान्वित किया जाना, इन विभिन्न अवस्थाओं का पर्याप्त प्रचार या प्रकाशन होना चाहिए ताकि जनता बजट में प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव दे सके। कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार। कोई भी कर संसद या विधायिका की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता है। कार्यपालिका अपनी इच्छा मात्र से या आदेश से कोई कर नहीं लगा सकती है। कार्यपालिका अपनी इच्छा मात्र से या आदेश से कोई कर नहीं लगा सकती है। उसे अपने सभी कर प्रस्ताव एक बिल के रूप में संसद के सामने प्रस्तुत करने होते हैं और इनके स्वीकृत होने पर ही जनता से इन करों की वसूली की जा सकती है। व्यय पर विधानपालिका का नियंत्रण। व्यय पर विधानपालिका का नियंत्रण। कोई भी राजकीय व्यय विधायिका या संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सरकारी खर्च के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाली सारी आमदनी सब प्रकार के ऋणों के भुगतान के रूप में प्राप्त
समस्त धनराशियाँ केंद्र तथा राज्य सरकार की संचित निधि में जमा की जाएंगी और इस निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक किसी कानून द्वारा उसकी स्वीकृति ना ली गई हो। वार्षिकता का सिद्धांत। बजट में इस सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए इसे केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसकी समाप्ति पर इस बजट द्वारा स्वीकृत कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं और अगले वर्ष के लिए नया बजट पास करवाना पड़ता है। संतुलित बजट। बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसमें आय एवं व्यय के मध्य संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक घाटे का बजट और अत्यधिक लाभ का बजट दोनों ही दोषपूर्ण माने जाते हैं। लोचशीलता। बजट बनाते समय इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि बजट का रूप लोचशील होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। स्पष्टता। बजट की रूपरेखा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक नागरिक को उसको समझ सके। ठीक है, बजट की रूपरेखा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए जिससे कि हर एक नागरिक उसको समझ सके। उसकी भाषा सुगम तथा सुबोध होनी चाहिए। यदि भाषा क्लिष्ट हुई तो बजट के क्रियान्वयन में कठिनाई आएगी। परिशुद्धता। बजट के अनुमान तथा प्राक्कलन यथासंभव विशुद्ध होने चाहिए। वे सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होनी चाहिए। तथ्यों को छिपाने की, जानबूझकर राजस्व का कम अनुमान लगाने की अथवा गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। व्यापकता का सिद्धांत। बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। उसमें सरकार की आमदनियों एवं खर्चों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। साधारणतः वही बजट श्रेष्ठ समझा जाता है और सफल साबित होता है जिसमें व्यापकता का गुण विद्यमान हो। एकता। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की सभी आमदनियां एक सामान्य निधि में रखी जानी चाहिए। इससे आशय यह है कि शासन के समस्त विभागों की आय तथा व्यय से संबंधित एक ही बजट होना चाहिए। यदि विभाग अनुसार अनेक बजट रहेंगे तो उनमें से कुछ मुनाफे का बजट दिखाएंगे और कुछ घाटे का। ऐसी स्थिति में सरकार की निर्बल वित्तीय स्थिति को बिना जटिल हिसाब किताब लगाए और समंजन किए पता लगाना संभव नहीं होगा। भारत में 2 बजट तैयार किए जाते हैं, एक तो सामान्य बजट तथा दूसरा रेलवे बजट। अतः यहाँ बजट की एकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। अवसान का नियम। यह वार्षिकता के सिद्धांत का परिणाम है। इसका यह अभिप्राय है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान और बजट इसकी समाप्ति पर खत्म हो जाता है। साल के अंत में बची हुई राशि को भविष्य में व्यय करने के लिए बचाकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है कि बजट की राशि का उपयोग एक वर्ष की नियत अवधि में हो जाना चाहिए। शुद्धता। इसका अर्थ है कि बजट में आय व्यय के समस्त अनुमानों को अधिकतम शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा आय व्यय के जो अनुमान दिखाए जाए उनका वास्तविक आय व्यय लगभग उसी के अनुसार होना चाहिए। यह तभी संभव है जब ये अनुमान विस्तृत गवेषणा और अनुसंधान के बाद प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हो। मितव्यय। बजट के सभी अनुमान मितव्यय के सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए बनाए जाने चाहिए। सार्वजनिक द्रव्य के 1 पैसे का भी अनावश्यक व्यय, दुरुपयोग या बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए 2-3 प्रकार के साधन उपलब्ध हैं तो उनमें मितव्ययी साधन को ही अपनाना चाहिए। नकद आधार। बजट 1 वर्ष के भीतर नकद रूप में प्राप्त होने वाली आमदनी तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले वर्ष में होने वाली संभावित आय अथवा व्यय को वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में सम्मिलित कर लिया जाए। इन सिद्धांतों का पालन करते रहने पर कोई भी देश अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रख सकता है। कार्यपालिका को आकस्मिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी
अथवा पूरक अनुदान मांगे सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखने की गलत रीति का सहारा नहीं लेना पड़ता तथा देश की अर्थव्यवस्था को किसी आकस्मिक वित्तीय संकट में पड़ने से बचाया जा सकता है। यहाँ यह बताना युक्तिसंगत होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यदाकदा ऐसी व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण उपयुक्त सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन करना कार्यपालिका के लिए कठिन हो जाता है। फलतः इनमें से किसी एक अथवा कुछ एक सिद्धांतों की उपेक्षा होने के उदाहरण प्रायः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे ऑडिट के बारे में, लेखांकन के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।